Good morning, dear students. Welcome again to this YouTube channel. Today we are going to study accounting equation of class 11's accountancy, that is chapter 5. So stay with me till end and clear all your concepts related with accounting equations. What is meant by accounting equation? It is a mathematical expression which shows that assets and the liabilities of a firm are equal. ये एक mathematical expression है जो ये show करता है कि firm की जो assets हैं और जो liabilities हैं वो equal होती हैं. Then this is based on dual aspect concept. Again, अब क्योंकि assets and liabilities equal show हो रही है तो ये dual aspect concept पे based है. एंड आप सभी को पता होगा कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है क्या. वो ये कहता है कि टू एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट, यानी अगर कोई भी चीज़ डेबिट होगी किसी ट्रांजेक्शन में तो उसका कोई ना कोई क्रेडिट जो एस्पेक्ट है वो भी होगा ही होगा. इट सिंपली मीन्स कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो टू या मोर देन टू अकाउंट्स पे पड़ता है. देन दिस इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन. अब अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये जो फर्स्ट हमने इसकी डेफिनेशन देखी है जहाँ पे लिखा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म आर इक्वल, तो इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं. बैलेंस शीट एक्चुअली क्या होती है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है किसी भी कंपनी की. एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप प्रिपेयर करते हैं उसको सारे अकाउंट्स के बाद, तो इट शोज दैट योर नेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर इक्वल. अगर ये बैलेंस नहीं होती इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई मिस्टेक कमिट करी है. तो बैलेंस शीट जो होती है एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके बैलेंसेस हमेशा इक्वल होते हैं. एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड में होती है लाइबिलिटीज एंड राइट हैंड साइड में होती है एसेट्स, एंड उसका जो टोटल बैलेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है. यही रीजन है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को भी बैलेंस शीट इक्वेशन कहा जाता है. सो व्हेन वी आर एक्सप्रेसिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन की रिलेशनशिप अगर हम क्रिएट करें तो इक्वेशंस कुछ इस टाइप से होंगी. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी. इक्विटीज का मतलब होता है टोटल क्लेम्स. अब ये टोटल क्लेम्स में जो फर्म होती है उसमें जो क्लेम होता है एक तो आउटसाइडर्स क्लेम होते हैं जो फर्म से बाहर के लोग होते हैं, एंड एट द सेम टाइम इंटरनल क्लेम्स भी होते हैं जो प्रोपराइटर के होते हैं. क्योंकि हमने पढ़ा है ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब प्रोपराइटर या ओनर फंड इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको अप्रोप्रिएट रिटर्न प्रोवाइड करे, और ये बेसिस है जिसके बेसिस पे आपकी फर्म जो है आगे कैरी ऑन हो रही है, क्योंकि बिजनेस और ओनर दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज. देन तीसरी जो आपकी क्वेश्चन है वो कहती है कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, यानी अगर आप एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करेंगे तो आपको लाइबिलिटीज मिलेंगी. एंड अगेन लास्ट इक्वेशन, कैपिटल अगर कैलकुलेट करनी है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करा जाएगा, एंड फाइनली यू विल गेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल. तो ये सारी की सारी अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं. ये एक टाइप से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कैपिटल. नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो मिनिमम टू अकाउंट्स होंगे जिन पे इफेक्ट पड़ेगा, और टू से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो वी कैन से दैट ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग टू आइटम्स एंड ट्रांजेक्शंस अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स. इस बेसिस पे हम ट्रांजेक्शंस को क्लासीफाई कर सकते हैं. ऐसे आइटम्स जो या ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो जनरली टू आइटम्स को इफेक्ट करते हैं या टू साइड को, तो उसमें कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अकाउंटिंग इक्वेशंस भी अगर हम बना रहे हैं, तो कई बार वो दोनों इम्पैक्ट जो होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं. जैसे एसेट साइड में होगा, फॉर एग्जांपल हमने स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज करे तो गुड्स आए लेकिन कैश गया. अगर हमने कैश में परचेज किया तो एसेट्स ही रिड्यूस हुई और एसेट्स ही ऐड हो गई, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पे पड़ा, दैट इज एसेट साइड. सेम वे में अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट है जिसमें कि हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट लाइबिलिटी साइड पे ही पड़ रहा है, तो अगेन वो सेम साइड, यानी इनफैक्ट उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा सेम साइड पे पड़ेगा, और हो सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बाय डिफॉल्ट बैलेंस्ड ही रहे. सिमिलर वे में कई बार ऐसा भी होता है कि आपने ट्रांजेक्शन किया और उसका इम्पैक्ट दूसरी साइड में पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने कैश पे करा फॉर वेजेस, तो उससे आपकी कैपिटल में रिडक्शन आया है क्योंकि वो एक्सपेंस है, तो कैपिटल से माइनस होगी, कैश से माइनस होगी, तो दोनों साइड उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. तो दिस विल बी डिस्कसिंग और विल बी डूइंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको वैसे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो फाइनली अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस की, कि आखिर अकाउंटिंग इक्वेशंस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है, तो उसकी फर्स्ट स्टेप जो है वो है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप कहती है कि एनालाइज द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल लाइक एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस. यानी कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा सबसे पहले हमें एनालाइज करना होगा कि उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है किस चीज़ का है. एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है. एंड डेफिनेटली आपको पता होगा अब तक आपने इतने सारे वीडियोस देख लिए हैं, आपने इतने सारे लेक्चर्स अटेंड करें, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग कि एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस एक्सपेंडिचर क्या होता है.
तो उसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शन को एनालाइज करेंगे. देन इन द नेक्स्ट स्टेप you will decide the effect of transaction in terms of increase decrease on the above mentioned variables. यानी सेकंड स्टेप में आपका काम ये है कि आपको ये डिसाइड करना है, जब आपने पहले ये डिसाइड कर लिया, आपको पता चल गया कि एसेट्स थी, लाइबिलिटीज थी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस क्या है, देन दूसरी स्टेप में आपको ये डिटरमाइन करना है या डिसाइड करना है कि क्या इस ट्रांजेक्शन के होने से इन वेरिएबल्स में कोई चेंज आया है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है अकॉर्डिंगली, या कोई चेंज नहीं आया. देन जब आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा वेरिएबल है और उसका नेचर क्या है, देन ट्रांजेक्शन होने पर वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, देन थर्ड स्टेप पे आप जाएंगे एंड आप उसको उस रिलेवेंट साइड पे इक्वेशन की रिकॉर्ड करेंगे. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन सो दैट उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी साइड में ट्रांजेक्शन जाएगा. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला कॉलम है वो है सीरियल नंबर, जहां पर हम 1 2 3 4 लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन. देन आता है ट्रांजेक्शन का एक कॉलम जहां पे हम लिखेंगे कि ट्रांजेक्शन हुआ है, किस चीज़ का है, वो क्या है, उसकी डिटेल लिखेंगे. देन आती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. अब यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि इन केस ऑफ बैलेंस शीट जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं एंड एसेट्स राइट हैंड साइड पे होती हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स पहले आती हैं फिर लाइबिलिटीज़ और कैपिटल आती है. तो हम एज्यूम करते हैं पहला ट्रांजेक्शन दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. सो सीरियल नंबर के केस में यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन है इसलिए मैंने 1 लिख दिया. देन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मैंने ट्रांजेक्शन में लिख दिया कि बिजनेस स्टार्ट हुआ विद ₹20,000. अब हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे. अब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जब ये कैपिटल इन्वेस्ट करी है प्रोपराइटर ने या ओनर ने बिजनेस में, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी बन जाती है. यानी कि बिजनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है कि क्रिएट होती है कि उसको अपने ओनर को प्रॉपर रिटर्न भी प्रोवाइड करना है. तो फर्म के लिए जो कैपिटल है, कैपिटल एक टाइप से आप कह सकते हो कि प्रोपराइटर ने जब इन्वेस्ट करी तो कैश आया, एसेट्स बढ़ी, लेकिन सेम टाइम पे फर्म के ऊपर लाइबिलिटी भी बढ़ चुकी है क्योंकि अब जो क्लेम है प्रोपराइटर का वो फर्म पे आ चुका है. दैट फर्म हैज़ टू मेक अ पेमेंट ऑफ दैट कैपिटल, यानी उस कैपिटल पे अप्रोप्रिएट रिटर्न फर्म को प्रोवाइड करना है अपने ओनर को. तो इसीलिए ओनर जो है, ओनर मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है वो आपकी लाइबिलिटी साइड में शो होगी. सो अब कैश आया तो हम एसेट साइड में कैश का एक कॉलम ओपन करेंगे जैसा मैंने यहाँ पर कर दिया है. उसके नीचे मैंने ₹20,000 लिख दिए बिकॉज कैश जो है वो ₹20,000 आया. अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में. सो अब लाइबिलिटीज़ साइड पे जब हम आते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल में, तो लाइबिलिटीज़ तो भी हमारे ऊपर कोई वैसी क्रिएट हुई नहीं जो कि आउटसाइडर्स से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो या थर्ड पार्टी लाइबिलिटी कुछ भी हो. तो हमने उस लाइबिलिटी के नीचे क्या किया, 0 लिखा हुआ है एंड देन प्लस का साइन, बिकॉज यहाँ पर ऊपर हमने लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल लिखा था तो वो प्लस यहाँ पर नीचे भी रहेगा. एंड देन वील बी राइटिंग 20,000 इन द कैपिटल ऑल्सो, यानी कि आप कैपिटल के नीचे भी आप ₹20,000 लिखेंगे बिकॉज वो आपकी कैपिटल है, यानी जो अपने. सो हर ट्रांजेक्शन के बाद आप एक नई इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन जैसे मैंने यहाँ बनाई है. तो इसमें हमें करना क्या कि अब तक जो भी इक्वेशंस मतलब जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनको हमने जो भी सॉल्व करेंगे, जो टोटलिंग है उनकी माइनस प्लस करके फाइनली वो न्यू इक्वेशन में रिकॉर्ड होगी. तो अब क्योंकि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन था तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा था नहीं कि जो हम अलग से रिकॉर्ड करते. नाउ कंसिडरिंग द अनदर एग्जाम्पल, हम एक सेकेंड ट्रांजेक्शन को लेते हैं. सपोज परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000. अब गुड्स परचेज करें हैं 10,000 के, तब क्या होगा. पहली चीज़ जो एनालाइज करने वाली चीज़ है वो ये है कि ट्रांजेक्शन का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कहाँ पड़ रहा है, गुड्स पे और कैश पे, बिकॉज कैश में परचेज करे जा रहे हैं गुड्स. अब कैश और गुड्स दोनों ही एसेट्स हैं. जो मैंने कहा था आपसे कि प्रोसेस में आप क्या करेंगे, आप ये भी डिटरमाइन करेंगे कि वो किस नेचर के हैं. तो दोनों ही क्या है, वो एसेट्स हैं. कैश भी एसेट है और जो गुड्स आप परचेज कर रहे हैं वो भी आपकी एसेट है. तो एक एसेट्स घट रही है यानी कैश घट रहा है एंड सेम टाइम पे एक एसेट आपकी यानी वो गुड्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो आप उन्हें कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी ये वन साइडेड ट्रांजेक्शन, वन साइड पे इफेक्ट डालेगा ट्रांजेक्शन. तो अब हम इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये आप देखते हैं. सपोज गुड्स जो परचेज करें हैं वो है ₹5,000. तो 5,000 के गुड्स परचेज करें हैं, सेकेंड ट्रांजेक्शन है, सीरियल नंबर में मैंने 2 लिख दिया एंड ट्रांजेक्शन मैंने लिख दिया परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000. सो वाइल रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन ₹5,000 को मैंने ब्रैकेट में शो किया है. ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस. अगर हम ब्रैकेट में कोई चीज़ लिखेंगे तो उसका मतलब है माइनस हो रही है. तो यहाँ पे 5,000 के जब गुड्स आए हैं तो यानी 5,000 से आपका कैश कम हुआ, तो आप क्या करेंगे 20 से 5 माइनस करेंगे. तो आप यहाँ 5 दिखाएंगे ब्रैकेट में कि ये 5,000 रिड्यूस हुए हैं.
अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने ऊपर जहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिखा था, वहाँ कैश के साथ में अब एक प्लस करके गुड्स लिख दिया है। गुड्स का मतलब स्टॉक, जो आपके स्टॉक जो आप परचेज कर रहे हो वो आप यहाँ गुड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप स्टॉक भी लिख सकते हो। वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा और सजेस्ट करूँगा कि आप उसे स्टॉक ही लिखो, बिकॉज आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वहाँ पर मैंने गुड्स लिखा है, उसको हम स्टॉक भी लिख सकते हैं। एंड देन अब इस ट्रांजेक्शन से हुआ क्या कि 5,000 रुपीज़ गए, लेकिन 5,000 के गुड्स भी आए हैं। तो हम क्या करेंगे, गुड्स के कॉलम में नीचे जो आपकी जहाँ पर परचेज्ड गुड्स फॉर कैश यानी सेकेंड ट्रांजेक्शन है, वहाँ पर हम प्लस करके गुड्स को भी दिखाएंगे। तो गुड्स के नीचे हम लिख देंगे प्लस 5,000, बिकॉज ये पूरी इक्वेशन बन रही है तो प्लस जो है होगा वो। अब बात करी जाए अगर आप लाइबिलिटीज़ और कैपिटल वाली साइड की, यानी जो लाइबिलिटी साइड है इसकी, तो इस ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ और सिर्फ वन साइड पे था, यानी कि कैश कम हुआ था, गुड्स आए थे। लाइबिलिटीज़ में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो लाइबिलिटीज़ जो है वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। आप उनको जो कैरी डाउन करेंगे तो सिमिलर वे में रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगी एज इट इज़ जैसी वो पहले थी। तो फिलहाल कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे प्लस ज़ीरो करके दिखा दिया। अब अगेन इस ट्रांजैक्शन के बाद हम यहाँ पे फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे और जहाँ पर हम इसका फाइनल इसको समराइज़ करेंगे। सो न्यू इक्वेशन में कैश अकाउंट में जो इम्पैक्ट पड़ा था वो था 20 में से 5 आप माइनस कर रहे हैं, बिकॉज 5,000 के गुड्स आपने परचेज कर लिए कैश में, तो 5,000 रुपये कम हो गए। 20 माइनस 5 दैट इज़ रुपीज़ 15,000। तो कैश का बैलेंस हो जाएगा 15,000। देन गुड्स में जो चेंज आया, गुड्स हमने परचेज करे थे 5,000 के, तो प्लस 5,000 यहाँ पे नीचे उतर गया है, यानी कि आपने उसको कॉपी कर दिया है नीचे। देन फाइनली अब आप इक्वेशन को अगर टोटल करें तो 15,000 प्लस 5,000 दैट इज़ 20। एंड ऑन दी राइट हैंड साइड यानी लाइबिलिटी साइड पे भी अगर आप देखें तो 0 प्लस 20, यानी कि ये दोनों साइड बैलेंस्ड है, इसमें कोई भी डेविएशन नहीं है। इन केस अगर कुछ गड़बड़ होती है, मतलब अगर ये बैलेंस नहीं हुआ, इट मीन्स यू हैव कमिटेड सम सॉर्ट ऑफ मिस्टेक. So this much in today's video. In our next video, we are going to solve some questions. We are going to discuss about different items and their treatments while solving accounting equations. Thank you for watching the video.